नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी परिवार में। हमारी संस्था द्वारा जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके अंदर हम इम्पोर्टेंट 1000 पीएस ईयर के जो है क्वेश्चन कवर करा रहे हैं, उसी का 5वां पार्ट लेके मैं आप लोगों के सामने आया हूं। इसके अंदर जो है हम वो 1000 क्वेश्चन आप लोगों के लिए कवर कराएंगे जो कहीं ना कहीं करंट से संबंधित है, यानी कि उस टाइप से क्वेश्चन जो है पीछे भी पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। उन्हीं संभावित क्वेश्चन को लेके उस टाइप को आप समझ सकें और उसकी नॉलेज आपके पास हो, यही हमारा टारगेट है। जो कि आप 2023 में आप एग्जाम देने वाले हैं, आईएएस का एग्जाम देने वाले हैं, पीसीएस का आप एग्जाम देने वाले हैं, उसमें सफलता आपकी सुनिश्चित हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है पहला, ये 2016 के अंदर पूछा गया था। ये जो क्वेश्चन है ये योजना से संबंधित क्वेश्चन है। देखिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है। देखिए, कोई भी योजना यदि बहुत ज्यादा चर्चाओं में है, उससे संबंधित वो किन चीजों को टारगेट करेगी, यानी कि जो योजना है पर्टिकुलर उसका उद्देश्य क्या है, उस टाइप से क्वेश्चन जो है पीछे भी पूछे गए हैं, आगे पूछे जाने की संभावना है। और उसी टाइप का ये क्वेश्चन है जो आया था 2016 के अंदर। इसमें पूछा गया है कि प्रधानमंत्री जो मुद्रा योजना है उसका उद्देश्य क्या है। देखिए, कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं कि छोटे उद्यमियों और औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना। दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि गरीब किसानों को विशेष फसलों की कृषि हेतु ऋण प्रदान करना, यानी कि यह कृषि से संबंधित है। या वृद्ध और निरक्षरित व्यक्तियों की पेंशन प्रदान करना, यानी कि क्या पेंशन से संबंधित है। या डी ऑप्शन दिया गया है कि कौशल विकास व रोजगार सृजन को बढ़ावा देने में शामिल स्वैच्छिक संगठनों का वित्त पोषण करना, यानी कि जो कौशल, यानी कि जो उनकी स्किल को डेवलप करना या रोजगार सृजन करने में जो बढ़ावा जो संगठन लगे हुए हैं, उन संगठनों को वित्त पोषण करने का काम करना। तो इनमें से किससे संबंधित ये योजना है। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, मुद्रा योजना के बारे में जान लेते हैं। देखिए, ये योजना क्या है। मुद्रा जो योजना है वह गैर कॉर्पोरेट, गैर कृषि और सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख तक का ऋण प्रदान करने के लिए योजना कब चलाई गई थी। 2015 में योजना शुरू की गई थी। इन ऋणों को जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत मुद्रा ऋणों के रूप में वर्गीकृत किया गया था। ये ऋण कौन प्रदान करेगा। वाणिज्य बैंक, आरआरबी, लघु वित्त बैंक और सहकारी बैंक, एमएफआई और एनएफएफसी द्वारा ये प्रदान किए जाएंगे। व्यवस्थाएं कितने प्रकार की होंगी, यानी कि आपको कौन सा जो ऋण है वो प्रदान किया जाएगा, उसमें क्या क्या वर्गीकृत है, क्या क्या टाइप है, वो 3 प्रकार से हैं। कौन कौन से। पहला है शिशु। इसके अंदर क्या होगा कि आपको 50,000 तक का ऋण जो है वो प्रदान किया जाएगा। दूसरा है किशोर में। किशोर जो है 50,000 से 5 लाख तक का ऋण है। और तरुण जो है वो 5 लाख से 10 लाख तक का है, यानी कि 5 लाख से 10 लाख तक का ये ऋण है। तो 3 टाइप से है। पहला 50,000 तक है, दूसरा 50,000 से 5 लाख तक है, तीसरा जो है 5 लाख से 10 लाख तक का ऋण जो है प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ये किन लोगों को है। देखिए, सूक्ष्म और लघु जो है उद्यमों के लिए है। तो आंसर क्या हो जाता है, छोटे उद्यमियों और औपचारिक वित्त प्रणालियों में लाना, यानी कि ये किसको टारगेट करेगा। छोटे उद्यमियों, सूक्ष्म जो लघु उद्योग है उनको टारगेट करेगा। तो आंसर क्या हो जाना चाहिए था आपका, ए इसका आंसर होना चाहिए था। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो भी योजना यदि आप पढ़ रहे हैं, हाल ही के एग्जाम में कोई चर्चाओं में है, करंट में कोई चर्चाओं में है, तो ध्यान दीजिएगा कि उस टाइप से इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, मुद्रा योजना का आपका रिवीजन हो गया, यानी कि जो फैक्चुअल जानकारी है, कब स्टार्ट किया गया था, कौन कौन से टाइप होंगे, 3 प्रकार के, 50,000 से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख, ये आपको नॉलेज मिल गई। अब ये उद्देश्य, नॉलेज बेस्ड उद्देश्य तो पूरा हो गया कि आपको फैक्ट जानकारी मिल गई, कंसेप्ट, आपको योजना के बारे में जानकारी मिल गई। अब देखिए कि पैटर्न भी समझिए, क्वेश्चन का जो है पैटर्न समझ लीजिए कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यदि हाल ही में जो भी योजनाएं चर्चाओं में है वो देख लीजिएगा, उनका टारगेट क्या है, यानी कि उद्देश्य है, वो किन को टारगेट करके वो योजना बनाई गई है, किन को टारगेट करने की योजना जो है चालू की गई है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कार्बोफ्यूरन, मिथाइल पैराथियोन, पोरेट, ट्राइजोफोस का उपयोग जो है आशंका के साथ देखा जाता है और इनका उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन आया है 2019 के अंदर, यानी कि कुछ वर्डिंग जैसे आपको दिखाया, रासायनिक सिस्टम से संबंधित आपको कुछ वर्डिंग समझ, यदि आपको पर्टिकुलर कोई चीज एग्जाम हॉल में समझ में नहीं आती है
तो इसी टाइप से कुछ क्वेश्चन होंगे कि कुछ वर्डिंग दी गई है, समझ में आता है मिथाइल पैरोथीन है, कार्बोफ्यूरन है, इस तरह कुछ वर्डिंग दी गई है, रासायनिक सिस्टम से संबंधित तो है, यहां से आपने अंदाजा लगा लिया। अब क्या है, क्या ये कृषि कीटनाशक है या प्रसन्न खाद्य पदार्थों में प्रेक्षक हैं, फल को पकाने वाले कुछ कारक हैं, या सौंदर्य प्रसाधनों में मॉइस्चरिंग कारक, यानी कि ये है क्या, किससे संबंधित है, अब ये जानना जरूरी हो जाता है। तो ये क्या है, ये जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग केरल ने वर्ष 2011 से लगभग 17 जो है कीटनाशक का उपयोग को प्रतिबंध कर दिया गया था, यानी कि इनका उपयोग नहीं कर सकते हैं। वो कौन कौन से, जो कुछ कीटनाशक थे और कुछ कवकनाशक, जैसे कार्बोफ्यूरिन, जैसे मैंने आपको पहले नाम बताया, मिथाइल डेमेटन है, मिथाइल पैरोथियन है, माइक्रो क्रोटोफोस है, फोरेट है, मिथाइल मोल है, प्रोफेन प्रोफेनोफोस है, ट्राइजोफोस है और एंडोसल्फान है। ये जिगर आपको मिला हुआ कुछ कवकनाशक हैं। तो इस तरह की जो कुछ कीटनाशक हैं, कुछ कवकनाशक हैं, उनको प्रतिबंधित कर दिया गया था। अब ये क्वेश्चन आपने क्यों लिया है सर, ये क्वेश्चन उठ जाता है। देखिए, यदि हाल ही में यानी करंट के अंदर यदि कुछ जो पर्टिकुलर कीटनाशक है या कोई भी अन्य चीज को प्रतिबंधित किया गया है जो चर्चाओं में रहा है, उस पे एक बार नजर मार लीजिएगा, क्योंकि वहां से इस टाइप से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ये तो आपको नॉलेज मिल गई कि ये कीटनाशक जो है प्रतिबंधित किए गए थे और कहाँ, किस केरल के द्वारा, कब किए गए थे, ये फैक्चुअल जानकारी आपके पास हो गई। मगर ये भी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, ये एक टाइप है। असली पर्पस यही होता है, आप जब पढ़ते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो पढ़ते हैं या क्वेश्चन जो आप पढ़ते हैं, वो यह भी देखते हैं कि टाइप क्या चलता है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो ये भी एक टाइप है कि यदि कुछ प्रतिबंधित हुआ है, कुछ जो पर्टिकुलर कीटनाशक है, रसायन तत्व है, वो प्रतिबंधित हुए हैं, तो एक बार नजर में से उनको निकाल लीजिए, क्या आपका क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर कृषि संबंधित कीटनाशकों से संबंधित है। आंसर आपको मिल जाना चाहिए, ए आपका आंसर हो गया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, दो कथन हमें दिए गए हैं, हमें पता लगाना है कि इनमें से कौन कौन से सही है। पहला कथन में क्या गया है कि जब कोई कैदी पर्याप्त आधार पर प्रस्तुत करता है, यानी कि पर्याप्त आधार जो है वो प्रस्तुत करता है किसके प्रत्यक्ष में, कि जो ऐसी कैदी को पैरोल से वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि यह उसके अधिकार का मामला बन जाता है। यानी कि यदि कोई भी जो कैदी है वो पर्याप्त आधार प्रस्तुत कर देता है तो उसको पैरोल से वंचित नहीं किया जा सकता, ये जो है कथन बोल रहा है, क्योंकि ये उसका अधिकार का मामला है। क्या ऐसा है, अब ये हम चेक करेंगे। दूसरा कथन बोला गया है कि कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकार के कुछ अपने भी नियम हैं, यानी कि कुछ जो राज्य सरकार के कुछ अधिनियम है, कुछ नियम कानून राज्य सरकार के पास है। अब ये चेक कर लेते हैं क्या नियम है राज्य सरकार के, क्या उसको वंचित नहीं किया जा सकता यदि पर्याप्त आधार पर प्रस्तुत कर दे। ठीक है, आइए चेक कर लेते हैं। देखिए, पैरोल को उन कैदियों के लिए विशेष अधिकार के नजरिए से देखा जा सकता है जो समाज में फिर से शामिल होने में सक्षम प्रतीत होते हैं। ठीक है, हालांकि कुछ आपराधिक कानून पैरोल की अंतिम सुनवाई का अधिकार रखते हैं, कुछ विशिष्ट कानून पैरोल की पूरी तरह से गारंटी नहीं देते हैं। जिन कैदियों को वे खतरनाक समझते हैं उन्हें पैरोल देने से इनकार करने का अधिकार अधिकारियों के पास होता है। यानी कि यदि अधिकारी को लगा कि ये पर्टिकुलर व्यक्ति जो है बाहर जाके लोक व्यवस्था को खराब कर सकता है, किसी के लिए खतरनाक हो सकता है, तो वो उसको पैरोल से वंचित कर सकता है। इसका मतलब पहला कथन गलत है कि आप पर्याप्त आधार दे दे तो आपका पैरोल आपको मिल ही जाएगी, उससे आप वंचित नहीं किया जाता, वंचित कर सकते हैं यदि अधिकारी को लगे कि आप जो है बाहर जाके खतरनाक है, लोक व्यवस्था को बिगाड़ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहला कथन तो हो गया है गलत। दूसरा चेक कर लेते हैं कि पैरोल जेल अधिनियम 1894 और जेल अधिनियम 1900 के तहत बनाए गए कुछ नियमों द्वारा शासित होता है। ठीक है, कई राज्य सरकारों ने अपने निर्णय लेने की सुविधा के लिए दिशा निर्देश भी तैयार किए हैं ताकि निर्धारित किया जा सके कि किसी विशेष मामले में पैरोल दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। तो कौन कौन से अधिनियम है, 1894 है और 1900 अधिनियम, ये राज्य सरकार के पास है। इसका मतलब क्या है कि कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकार के पास नियम अधिनियम है। इसका मतलब हो गया कि दो सही है और एक जो है वो गलत है। आंसर क्या हो जाना चाहिए, आंसर हो जाना चाहिए बी। आपको क्या लगा के आना चाहिए था,
बी लगा के आना चाहिए था। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो आया है 2022 के अंदर आया है। क्या पूछा गया है कि कभी कभी समाचारों में उल्लेखित गुच्ची के संदर्भ में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं और आपको हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन से सही है। इसमें बोला गया है कि यह जो है एक कवक है। दूसरा बोलता है कथन कि यह कुछ हिमालय वन क्षेत्रों में उगता है। और तीसरा कथन बोल रहा है कि पूर्वोत्तर भारत के हिमालय की तलहटी में इसकी वाणिज्यिक रूप से खेती की जाती है, यानी कि ये व्यावसायिक कुछ खेत इसके अंदर यानी कि उगाया जाता है, वहां पर व्यावसायिक रूप से उगाया जाता है। तो क्या ऐसा है? क्या ये कवक है? क्या ये हिमालय क्षेत्र के वन क्षेत्र के आसपास उगता है यानी मिलता है वहां पर? आइए ये चेक कर लेते हैं। देखिए, गुच्छी मशरूम एक्सोमाइकोटा परिवार मोरचेलासी में एक कवक प्रजाति है, यानी कि वो कवक तो है और इनका रंग पीला होता है। और हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, जम्मू कश्मीर की तलहटी में इसकी खेती व्यावसायिक रूप से नहीं की जा सकती, यानी कि वहां पर नहीं की जाती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया कि वहां पर व्यावसायिक रूप से तो नहीं की जाती है, वहां पर इस तरीके की व्यावसायिक रूप से खेती, वाणिज्यिक रूप से खेती जो है नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो 3 नंबर तो हो गया गलत। यह कुछ हिमालय क्षेत्र में उगता है, तो यह बिल्कुल सही है। और ये कवक प्रजाति है, यानी कि कवक है, तो यह भी बिल्कुल सही है। तो 1 और 2 सही है, तो आंसर क्या हो जाना चाहिए था? सी इसका आंसर होना चाहिए था। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो 2017 के अंदर पूछा गया था कि भारत में मतदान करने और निर्वाचित होने का अधिकार जो है वो कौन सा अधिकार है? क्या वो मौलिक अधिकार है, क्या वो प्राकृतिक अधिकार है, या संवैधानिक अधिकार है, या फिर वो कानूनी अधिकार है? तो वो कौन सा अधिकार है जो मतदान करने के या निर्वाचित होने का अधिकार आपको प्रदान करता है? वो कौन सा अधिकार है? आइए देख लेते हैं कि कौन सा अधिकार है। देखिए, पहले बात करते हैं मतदान के अधिकार पर। मतदान का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 326 में निहित है। ये फैक्चुअल जानकारी है, ध्यान दीजिएगा। यदि आपको पता है तो आपका रिवीजन हो गया, और यदि आपको नहीं पता है तो यहां पर आपको पता चलेगा कि ये जो प्रावधान है वो कौन से अनुच्छेद के अंदर है? 326 के अंदर निहित है, जिसमें प्रावधान किया गया है कि लोकसभा और प्रत्येक राज्य विधानसभा के लिए निर्वाचित वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, यानी कि वयस्क इंसान वोटिंग करेंगे, उसी के आधार पर चुने जाएंगे। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और कम से कम 18 वर्ष की आयु उसकी होनी चाहिए। ठीक है, निर्धारित कितनी आयु? 18 वर्ष की आयु, बेसिक चीज है, पता ही है आपको। और संविधान या समुचित विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन निवास, चित्त विकृतित, अपराध, भ्रष्ट, अवैध आचरण आधार पर अन्यथा निहित नहीं करते। क्या यानी कि इनके द्वारा कोई भ्रष्ट व्यक्ति है, अपराधी है, इसका जिसका जो चाल चलन है वो ऐसा ही है, इन किसी भी आधार पर, यानी कि लोग वास्तव खराब करता है, किसी भी आधार पर उसको नहीं किया गया है, तो वो व्यक्ति वोटिंग नहीं कर सकता। इसके अलावा सब वोटिंग करेंगे जो 18 वर्ष यानी कि जो वयस्क है। ठीक है, ऐसे किसी निर्वाचन में मतदान के रूप में पंजीकृत होने का अधिकार होगा। ठीक है, अब बात करते हैं निर्वाचित होने की, यानी कि कोई सांसद है या विधायक बनना चाहता है तो उसके प्रावधान, उसकी जो अहर्ताएं हैं वो क्या क्या होंगी, क्या क्या उनको जरूरत होगी, वो किन अनुच्छेदों के अंदर दिया गया है। बात करें हम संविधान में संसद में सदस्य की यानी कि सांसद की, तो वो होंगे अनुच्छेद 84 के अंदर, उसके अंदर प्रावधान दिए गए हैं। किस अनुच्छेद के अंदर प्रावधान है? 84 के अंदर प्रावधान है। ठीक है, और राज्य विधानमंडल के सदस्य, इसका प्रावधान है अनुच्छेद 173 के अंदर। ठीक है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की बात करें, इनके लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 84 में प्रावधान किया गया है कि भारत एक नागरिक जो 30 वर्ष से कम आयु का नहीं हो, यानी कि उसकी आयु 30 प्लस या 30 प्लस होनी चाहिए, वह राज्यसभा में चुने जाने के लिए पात्र होगा। ठीक है, और ऐसा व्यक्ति जो 25 वर्ष से कम आयु का नहीं है वह लोकसभा में चुने जाने के लिए पात्र होगा। ठीक है, यानी कि 25 वर्ष से कम आयु लोकसभा के लिए नहीं होनी चाहिए और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ठीक है, यहां से आपको फैक्चुअल जानकारी मिल गई। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसकी ओर, यानी कि आपको संवैधानिक अधिकार है, आपको पता लगा है किस अनुच्छेद के अंदर कौन सा प्रावधान है, कहां पर यह अधिकार दिए गए हैं। तो ये संवैधानिक अधिकार है, इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए था? सी इसका आंसर होना चाहिए था। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो आया है 2019 के अंदर।
इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन आया है 2019 के अंदर कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, हमें पता लगाना है कि इन जो 3 कथन दिए गए हैं इनमें कौन कौन से सही है। पहला कथन बोलता है कि एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से केवल भारत में पाया जाता है। दूसरा कथन बोल रहा है कि 2 कुपड़ वाला जो ऊंट है वो प्राकृतिक रूप से केवल भारत में पाया जाता है। ठीक है, और तीसरा कथन बोल रहा है कि एक सींग वाला गैंडा प्राकृतिक रूप से केवल भारत में पाया जाता है। क्या ये तीनों सत्य है कि एक सींग गैंडा है वो भी प्राकृतिक रूप से भारत में ही पाया जाता है, 2 कुबड़ वाला जो ऊंट है वो भी प्राकृतिक रूप से भारत में पाया जाता है केवल, और एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से केवल भारत में पाया जाता है? तीनों ही कथन शेर, ऊंट और गैंडे के रूप में ये बोल रहे हैं। देखिए, जो दोहरे कुबड़ वाला ऊंट है जिसे हम बैक्ट्रियन ऊंट भी कहते हैं, यह भारत में लद्दाख क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, और भारत के अलावा गोबी मरुस्थल में, मंगोलिया में, कजाकिस्तान में और चीन के कुछ भागों में भी पाया जाता है। इसका क्या मतलब हुआ कि केवल भारत में पाया जाता है? तो ये तो हो गया गलत। इसका मतलब ये सही, बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, जो एक सींग वाला गैंडा है वो आमतौर पर नेपाल में, भूटान में, पाकिस्तान में और बुरात के असम में पाया जाता है। ठीक है, और केवल भारत में पाया जाता है, यह भी बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, देखिए ज्यादातर क्या होता है कि जहां पर केवल सभी इस तरह की वर्डिंग यूज की जाती है यूपीएससी के द्वारा, वो 90%, मैं 70 से 80% की आवाज में बोलूंगा कि 70 से 80% जो है वो गलत होते हैं। काफी बार सही हो जाते हैं। वो कैसे सही होते हैं आप भी बता देता हूं, देख कैसे सही होते हैं। ठीक है, हम बात करें एशियाई यानी कि जो एशियाई शेर है वो प्राकृतिक रूप से केवल भारत के गैर राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। जो एशियाई शेर है वो IUCN की रेड लिस्ट डाटा बुक में शामिल भी है। ठीक है, और इसका वन संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षण भी प्राप्त है। इसका मतलब क्या हुआ, एक तो सही है, 2 गलत है और 3 भी गलत है। आंसर क्या होना चाहिए था, केवल एक, यानी कि ए इसका आंसर हो जाना चाहिए था कि एशियाई शेर ही ऐसा शेर है जो केवल भारत में पाया जाता है। 2 कुबड़ वाला ऊंट भी अन्य जगह अन्य क्षेत्र में पाया जाता है और एक सींग वाला गैंडा भी अन्य क्षेत्र में पाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाना चाहिए था, एक सही है, इसके आगे ए इसका आंसर हो जाना चाहिए था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो आया है 2009 के अंदर। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि कार्बन क्रेडिट की जो अवधारणा है वो कहां से उत्पन्न हुई थी। ठीक है, क्या वो पृथ्वी शिखर सम्मेलन यानी कि रियो डी जेनेरियो से उत्पन्न हुई थी, या क्योटो प्रोटोकॉल से उत्पन्न हुई थी, या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से उत्पन्न हुई थी, या G8 शिखर सम्मेलन जो हेलीजेंडम से हुआ था, क्या वहां से ये उत्पन्न हुई थी? तो 4 ऑप्शन हमारे पास है, हमें पता लगाना है या हमें पता होना चाहिए कि क्रेडिट जो कार्बन क्रेडिट की अवधारणा है वो कहां से उत्पन्न हुई थी, किस प्रोटोकॉल के तहत या फिर किस सम्मेलन के तहत जो है उत्पन्न हुई थी। आइए इसके बारे में जान लेते हैं कि कार्बन क्रेडिट है क्या, इसकी अवधारणा कहां से उत्पन्न हुई थी। ठीक है, बात करते हैं कार्बन बाजार के, और वहीं से संबंधित है कार्बन क्रेडिट भी। देखिए, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं कि कार्बन क्रेडिट और कार्बन बाजार है क्या। अब बेसिक से समझिए। देखिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ नियम, कुछ मापदंड तैयार किए गए कि हम जो है कार्बन उत्सर्जन यानी कि जो ग्रीन हाउस गैस है उसका उत्सर्जन है उसमें कटौती करेंगे। ठीक है, अब कार्बन की हम कटौती करेंगे तो वहां से वो किस तरह की कुछ मापदंड तैयार किए जाए कि कितनी हमको किस लेवल तक जो है कार्बन उत्सर्जन कर सकते हैं, कहां तक कार्बन उत्सर्जन हमको करना है। देखिए, यानी कि हम एग्जांपल के थ्रू मान लीजिए 10 टन तक उत्सर्जन कर सकते हैं। हमको क्या करना है कि कंट्रियों को 10 टन तक लेके आना है। मान लीजिए कोई कंट्री है जो 12 टन के आसपास जो कार्बन का उत्सर्जन करती है, कोई 13 टन करती है, या कुछ, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं। ठीक है, अब मान लीजिए मापदंड तैयार किया गया है 10 टन का, और कुछ कंट्रियां 13, 12, 14, 15 कुछ भी आप मान सकते हैं वो उत्सर्जित करती है। अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ मापदंड तैयार किए गए हैं और बोला गया है कि हमें इन्वायरमेंट का ध्यान रखते हुए इसको कम करना है, और कहां पर कर कितना कहां तक लेके आना है, 10 टन तक लेके आना है। ठीक है, अब उसका एवरेज निकाला है कि कितना उत्सर्जन होता है, उसी हिसाब से बोला गया है कि 10 टन के आसपास लेके आना है। ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं। ठीक है, देखिए मान लीजिए कोई 12 है या 13 है। ठीक है, मान लीजिए 12 टन इंडिया जो है उत्सर्जित करता है, यानी कि उत्सर्जित करता था।
अब मापदंड कुछ तैयार हुए, कुछ समझौते हुए, उसके तहत जो है हमने कटौती की, और कटौती करते हुए हमने क्या कर लिया कि हम 10 टन से भी नीचे जो है उत्सर्जित करने लगे। हम कितना करने लगे, हम 9, 8, 7 कुछ भी मान लीजिए, जो आपकी मर्जी है, ठीक है। मान लीजिए हम 8 टन के आसपास उत्सर्जित कर रहे हैं हाल ही में प्रेजेंट टाइम पे, और मापदंड क्या है कि हमें 10 टन तक उत्सर्जित कर सकते हैं, ठीक है। उत्सर्जित कर सकते हैं मतलब मापदंड बनाएगा कि आप यहां पर या इससे नीचे लेके जाइए। अब हम करते हैं 8 टन के आसपास, तो कितना बच गया हमारे पास, यानी कि हम 2 टन यदि और भी करें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो 2 टन क्या हुआ, ये हमारे पास कार्बन क्रेडिट है, ठीक है। अब उसी अब कुछ कंट्रियां जो है, मान लीजिए कोई 12 करती थी, जो नहीं कर पा रही है 10 टन, या 10 टन से नीचे नहीं आ पा रही है, उसको भी दिखाना है कि हम कार्बन उत्सर्जन कम कर रहे हैं, अब हम कटौती कर रहे हैं कार्बन उत्सर्जन में, हम उस चीज में इन्वायरमेंट का हम भी ख्याल रख रहे हैं, तो वो हमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पे दिखाना है। तो क्या कर सकते हैं, इंडिया 8 कर रहा है, कोई कंट्री फिलहाल भी 11 या 12 या 13 ही कर रही है, अब उसको भी दिखाना है कि हम भी इन्वायरमेंट का ख्याल रख रहे हैं। तो वो क्या करती है, जो कार्बन क्रेडिट हमें 2 टन के रूप में प्राप्त हुआ है, यानी कि 10 टन का मापदंड था और हमने 8 टन किया, जो 2 टन के आसपास हमें कार्बन क्रेडिट प्राप्त हुआ है, उसको हम किसी और को दे सकते हैं, यानी कि सेल कर सकते हैं, उसका क्रय विक्रय किया जा सकता है, उसको बेचा जा सकता है। अब ये हमारे पास क्या है, कार्बन क्रेडिट क्या है, ठीक है, ये कार्बन क्रेडिट होगा। अब इसको हमने किसी को बेच दिया, वो जाके अंतरराष्ट्रीय स्तर पे दिखा देगी हमने भी क्या है, इन्वायरमेंट का ख्याल रखा है, हमने भी कार्बन उत्सर्जन में कटौती की है। की किसने, इंडिया ने। दिखाया किसने, किसी अन्य कंट्री ने। तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें उसके बदले कुछ टेक्नोलॉजी, कुछ पैसा या कुछ अन्य चीज हमें प्राप्त हो सकती है। किसके के बदले, इस 2 टन के बदले। हमारे पास ये क्या था, ये हमारे पास कार्बन क्रेडिट था। अब जो हमने कार्बन क्रेडिट उत्पन्न किया, उससे हमने इस को सेल किया, उसको बेचा, ठीक है, हमें उससे कुछ ही प्राप्त हुई। तो ये क्या हो गया, एक मार्केट के रूप में हम काम कर रहे हैं, यानी कि एक बाजार हो गया। क्या हो गया, कार्बन बाजार। तो ये अब बात करते हैं कि ये अवधारणा कहां से स्टार्ट हुई थी। देखिए, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के क्योटो प्रोटोकॉल के तहत वर्ष 1997 में कार्बन व्यापार या औपचारिक रूप से शुरू हुआ था। 150 से अधिक राष्ट्र जो है इसके हस्ताक्षर करता है। तो ये कहां से स्टार्ट हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल से यह स्टार्ट हुआ था, ठीक है। आपको बेसिक जानकारी मिल चुकी होगी, क्योंकि कार्बन बाजार क्या है, कार्बन क्रेडिट क्या है, एक एग्जाम्पल के थ्रू आपने समझ लिया। और ये कहां से स्टार्ट हुआ, क्योटो प्रोटोकॉल से स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब इसका आंसर हमें क्या लगाना चाहिए था, क्या लगाना चाहिए था, बी, यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल इसका आंसर है। यानी कार्बन क्रेडिट की तो अवधारणा है वो क्योटो प्रोटोकॉल से उत्पन्न हुई थी, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आया है 2011 के अंदर। इसमें पूछा गया है कि कार्बन क्रेडिट के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। पीछे ही आपने पढ़ा कि कार्बन क्रेडिट क्या होता है, कार्बन बाजार क्या होता है। आइए चेक कर लेते हैं। पहला दिया गया है कथन कि कार्बन क्रेडिट प्रणाली क्योटो प्रोटोकॉल संयोजन से संपुष्ट की गई थी। आप ये पता ही है आपको, क्योटो प्रोटोकॉल से अवधारणा से संबंधित है। अगला कथन बोलता है कि कार्बन क्रेडिट उन देशों समूह को प्रदान किया जाता है जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन घटाकर उसे उत्सर्जन अभ्यास के नीचे ला चुके होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिसे 2 टन के आसपास प्राप्त हुआ इंडिया को, तो जो उत्सर्जन से घटाकर उससे मतलब जो मापदंड तैयार किया उससे नीचे ला चुके हैं, उनको कार्बन क्रेडिट प्राप्त होता है, ठीक है। अब ये भी बिल्कुल सही है, जैसे कि मैंने आपको बताया। अगला है कि कार्बन क्रेडिट का लक्ष्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में हो रही वृद्धि का पर अंकुश लगाना है। बिल्कुल सही है, कार्बन क्रेडिट की अवधारणा यही, यानी इस तरह कार्बन मार्केट प्राप्त होगी, उससे कुछ बेनिफिट प्राप्त होंगे, तो बिल्कुल ये बिल्कुल सही है। अगला देख लेते हैं क्या है कि कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा समय समय पर नियत मूल्य के आधार पर तैयार किया जाता है। ये बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। इस तरह की कोई अवधारणा नहीं है कि कुछ मापदंड तैयार किए गए हैं कि कितना पैसा में ये चीज प्रोवाइड किया जाएगा, कितना नहीं, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, डी, यानी कि डी से संबंधित नहीं है। कार्बन क्रेडिट और कार्बन बाजार जो है आपने अच्छे से समझ लिया है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो 2011 के अंदर पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन जो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम से लाभान्वित, यानी कि उसके पात्र है, तो वो बेनिफिट प्राप्त होगा। कथन में क्या क्या बोला गया है कि केवल अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति परिवार के वैध सदस्य,
ठीक है। बी में बोला गया है कि गरीब रेखा से नीचे यानी कि जो बीपीएल कार्ड धारक हैं उनके परिवारों के वैध सदस्य। तीसरा बोल रहा है कि सभी पिछड़े समुदायों के परिवारों के वैध सदस्य। डी है कि किसी भी परिवार के वो एक सदस्य। तो क्या है, किनको ये पात्र हैं इन जो काम करने के हैं, ठीक है। योजना का प्राथमिक उद्देश्य किसी भी ग्रामीण परिवार के सार्वजनिक कार्य से संबंधित एक कुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक वयस्क सदस्यों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों की रोजगार गारंटी प्रदान की जाएगी। किसको? जो भी इच्छुक हैं और वयस्क सदस्य प्रत्येक को वित्तीय वर्ष में 100 दिन गारंटी प्रदान की जाएगी, ठीक है। तो आंसर हमें प्राप्त हो चुका है। एक बेसिक जानकारी और लेते हैं कि 2022-23 तक मनरेगा के तहत जो है कितना 15.4 करोड़ सक्रिय भूमि श्रमिक है, यानी कि इतना जो पैसा इसमें लगाया जाएगा, ठीक है। आंसर हमारा क्या है कि किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य जो इसके इच्छुक हो, कार्य करने के इच्छुक हो, ठीक है। आंसर क्या हो जाना चाहिए था? डी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो आया है 2022 के अंदर, ठीक है। इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं। पहला कथन में बोला गया है कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है। दूसरा कथन है कि मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था, और तीसरा है शंघाई सहयोग संगठन। अब इतने सारे कुछ संगठन बैंक दिए गए हैं, पूछा क्या गया है? पूछा गया है कि उपरोक्त में से भारत किसका सदस्य है, यानी कि 3 संगठन दिए गए हैं, बैंक दिए गए हैं, और फिर पूछेगा कि क्या हम तीनों के सदस्य हैं, 2 के हैं या केवल 1 के हैं, ठीक है। ये हमें आंसर देना है। आइए देख लेते हैं कि हम किसके सदस्य हैं। देखिए, बात करें AIIP आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट 25 दिसंबर 2015 में लागू नामक एक बहुपक्षीय समझौते के माध्यम से की गई थी, ठीक है। समझौते के जो पक्षधर थे, जो यानी कि जो संस्थापक थे, 57 जो संस्थापक सदस्य थे, वे बैंकों की सदस्यता अनिवार्य है। इसका जो मुख्यालय है वो बीजिंग में है और जनवरी 2016 से इसका परिचालन शुरू हुआ था, ठीक है। ये फैक्चुअल जानकारी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2020 के अंत तक AIIB ने 103 स्वीकृत सदस्य थे, जो वैश्विक आबादी का लगभग 79% तथा यदि बात करें जीडीपी की तो उसमें 65% के प्रतिनिधित्व है, यानी कि जो इसके सदस्य हैं वो 79% तो आबादी रखते हैं और दुनिया की जीडीपी जो है उनके पास 65% की जीडीपी है। फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम सहित जो G20 है उसके 14 सदस्य भी इसके सदस्य हैं, यानी कि G20 के 14 सदस्य इसके भी सदस्य हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सदस्यता की, यानी कि शेयरधारक की, किसके कितने शेयरधारक हैं। सबसे बड़ा जो वोटिंग है यानी शेयर है वो चाइना के पास है, कितने हैं? 26.61%, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ा शेयरधारक है वो है भारत, उसके पास है 7.6%। उसके बाद रसिया है जिसके पास 6.01% है, फिर जर्मनी है जिसके पास 4.2%, ठीक है। अब बात करते हैं शंघाई सहयोग संगठन की, यानी कि AIIB का सदस्य तो भारत है क्योंकि उसके पास दूसरे नंबर की सबसे बड़ी शेयर उसके पास है, ठीक है। वोटिंग राइट्स हैं उसके पास। अब बात करते हैं SCO की, ठीक है। तो SCO जो है एक अस्थाई और अंतर सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है, ठीक है। यह एक यूरेशिया राजनीतिक, आर्थिक व सैन्य संगठन है जिसका लक्ष्य इस क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस गठन के शुरुआत कब हुई थी? 2001 में। SCO चार्टर वर्ष 2002 में हस्ताक्षरित किया गया था और यह वर्ष 2003 में लागू हुआ। भारत और पाकिस्तान इसके 2017 में सदस्य बने थे। भारत और पाकिस्तान कब बने थे? 2017 में सदस्य बने थे, ठीक है। यानी कि AIIB का सदस्य भी भारत है, उसके पास दूसरे नंबर की सबसे बड़ी शेयर है, ठीक है। इस बैंक के अंदर सहयोग संगठन के भी हैं, इसमें 2017 में भारत और पाकिस्तान दोनों सदस्य बने थे और इसका 35वां सदस्य बना था भारत, ठीक है। मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था का 35वां सदस्य भारत बना था। आप देखते हैं कि चाइना रोड़ा उड़ाता रहता है कि हमारे पास ही सदस्य नहीं ले देंगे, नहीं ले देंगे वहां पर। और चाइना और पाकिस्तान के पास, आपको बता दूं कि चाइना और पाकिस्तान के पास इसकी सदस्य नहीं है। इसके कुल 35 सदस्य हैं, 35 सदस्य इंडिया ही इसका बना है, ठीक है। आंसर क्या हो गया?
डी, यानी कि 1 2 3 तीनों ही सही है। ठीक है, हमारे संस्था का यह प्रयास है कि आप लोगों की जो तैयारी आप कर रहे हैं, आपके टारगेट लेके चल रहे हैं 2023 को, उसमें हम आपकी हेल्प करें और आपकी सफलता को सुनिश्चित करने में भागीदारी निभाएं। तो हमारा यह प्रयास आपको कैसा लग रहा है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। अब कुछ फीडबैक हो तो वो भी हमें दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।